देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे श्रोताओं का स्वागत है बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी चैनल से। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आज मैं आपको सुनाऊंगी जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखे गए लघु उपन्यास एनिमल फार्म का एपिसोड नंबर 5, जो कि इसका आखिरी हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। चैप्टर 9। बॉक्सर का चिरा हुआ सुम ठीक होने में बहुत समय लग गया। विजय पर्व के समारोह समाप्त होने के अगले दिन से ही उन्होंने पवन चक्की फिर से बनाना शुरू कर दिया था। बॉक्सर ने एक भी दिन छुट्टी लेने से इनकार कर दिया और इसे इज्जत का सवाल बना लिया कि कभी भी कोई भी उसे तकलीफ में ना देखे। शाम के वक्त उसने क्लोवर को अकेले में बताया कि सुम उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। क्लोवर जड़ी बूटियां चबा चबा कर उनका पुलटिस बनाती और उनसे बॉक्सर के सुम का इलाज करती। वह और बेंजामिन दोनों मिलकर बॉक्सर से कम मेहनत करने का आग्रह करते। क्लोवर उसे बताती, घोड़े के फेफड़े हमेशा काम करते नहीं रह सकते। लेकिन बॉक्सर सुना अनसुना कर देता। उसने बताया कि जिंदगी में उसकी एक महत्वाकांक्षा है, जब वह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचे, पवन चक्की को अपनी आंखों से बनता देख ले। शुरू शुरू में जब पशु बाड़े के लिए पहली बार कानून बनाए गए थे तो घोड़ों और सुअरों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 12 वर्ष, गायों के लिए 14 वर्ष, कुत्तों के लिए 9 वर्ष, भेड़ों के लिए 7 वर्ष और मुर्गियों तथा हंसों के लिए 5 वर्ष तय की गई थी। बुढ़ापे के लिए उदार पेंशन के लिए सहमति हुई थी। और इस समय हालत ये थी कि अभी तक कोई भी पशु रिटायर होकर पेंशन नहीं पा रहा था। लेकिन अरसे से इस मामले पर खूब चर्चाएं हो रही थी। अब फलोद्यान के परे वाले छोटे खेत को जौ की खेती के लिए अलग कर दिए जाने से ये अफवाहें फैलने लगी थीं कि विशाल चरागाह के एक कोने के चारों तरफ बाड़ लगाकर उसे सेवानिवृत्त पशुओं के चरने की जगह बनाया जाने वाला था। बताया गया था कि घोड़े के लिए 5 पाउंड अनाज, सर्दियों में 15 पाउंड सूखी घास और सार्वजनिक छुट्टियों पर एक गाजर या संभव हुआ तो एक सेब पेंशन के रूप में दिए जाने वाले थे। बॉक्सर का 12वां जन्मदिन अगले साल गर्मियों के बाद पड़ता था। इस बीच जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। सर्दियों का मौसम पिछले साल की ही तरह ठिठुराने वाला था और खाने की पहले से ज्यादा कमी थी। एक बार फिर सुअरों और कुत्तों के अलावा सबके राशन में कटौती कर दी गई। स्क्वीलर ने स्पष्ट किया कि राशनों में नापतौल का समानता लाना पशुवाद के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। कुछ भी हो, उसे दूसरे पशुओं के सामने यह सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं हुई कि लगने को चाहे कुछ भी लगे, दरअसल खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अलबत्ता राशनों में फेरबदल करना जरूरी समझा गया। स्क्वीलर कभी भी कटौती न कहकर फेरबदल ही कहता। लेकिन जोन्स के दिनों की तुलना में देखा जाए तो आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। अपनी तीखी तेज आवाज में उसने विस्तार से उनके सामने सिद्ध किया कि उन्हें जोन्स के दिनों की तुलना में ज्यादा जई, ज्यादा सूखी घास, ज्यादा शलजम मिल रहे हैं। वे अब कम घंटे काम करते हैं और कि उन्हें अब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी मिल रहा है। उनका जीवन काल बढ़ गया है। उनके बाल बच्चे अधिक अनुपात में शिशु अवस्था पार करके जीते हैं कि अब उनके थानों में ज्यादा पुआल है और उन्हें पिस्सू कम सताते हैं। पशु इसके एक एक शब्द पर विश्वास कर लेते। सच तो यह था कि अब जोन्स और वह सब कुछ जिसका वह प्रतीक था उनकी स्मृतियों में लगभग उतर चुका था। वे जानते थे कि आजकल जिंदगी दुश्वार और नंगी बुच्ची है और कि वे अक्सर भूखे और बिना ओढ़ने बिछौने के रहते हैं और कि वे जब से नहीं रहे होते तो काम में ही जुटे रहते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि बीते हुए दिन बहुत खराब थे। उन्हें ये विश्वास करके अच्छा लगता था। इसके अलावा उन दिनों वे गुलाम थे और अब वे आजाद हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। स्क्वीलर ये बताना कभी नहीं भूलता था। अब खाने वाले बहुत अधिक बढ़ गए थे। शरद ऋतु में 4 सुअरनियों ने कमोबेश एक साथ बच्चे जने। कुल मिलाकर 31 सुअरों को जन्म दिया। नन्हे सुअर चितकबरे थे और चूंकि बाढ़े में सिर्फ नेपोलियन ही एक ऐसा सुअर था जिसे बधिया नहीं किया गया था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि ये बच्चे किसकी औलादे हैं। ये घोषणा की गई कि बाद में जब ईंटें और लकड़ी खरीद ली जाएगी, फार्म हाउस के बगीचे में एक स्कूल बनाया जाएगा। फिलवक्त नन्हे सुअरों की नेपोलियन खुद ही फार्म हाउस की रसोई में पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उठा रहा था।
वे बगीचे में अभ्यास करते। उनसे कहा गया था कि वे दूसरे नन्हे पशुओं के साथ ना खेला करें। लगभग इन्हीं दिनों ये कानून भी बना दिया गया कि जब सूअर तथा अन्य पशु रास्ते में मिले तो दूसरा पशु एक तरफ खड़ा हो जाएगा, और यह भी कि सभी सूअरों को, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, अब रविवार को अपनी पूंछों पर हरे रिबन लगाने की सुविधा हो। बाड़े के लिए ये खूब सफल साल रहा, लेकिन पैसों की तंगी फिर भी बनी रही। स्कूल की इमारत के लिए ईंटें, रेती, चूना खरीदे जाने थे। पवन चक्की के लिए मशीनरी खरीदने के लिए भी बचत की शुरुआत करनी होगी। और फिर लैंप जलाने के लिए तेल था, घर के लिए मोमबत्तियां थीं, नेपोलियन की खुद की मेज के लिए चीनी थी। उसने दूसरे सूअरों को इस आधार पर चीनी लेने से मना कर रखा था कि वे इससे मोटे हो जाएंगे। और फिर 2500 चीजें थीं जिन्हें बदलना था, जैसे औजार, कीलें, डोरियां, कोयला, तार, लोहा लंगड़ और कुत्तों के लिए बिस्किट। सूखी घास का एक गट्ठर और आलू की फसल का कुछ हिस्सा बेच दिए गए। अंडों का ठेका 400 अंडे से बढ़ाकर 600 अंडे प्रति सप्ताह कर दिया गया। इससे मुर्गियों को सेने के लिए इतने कम अंडे मिले कि वे मुश्किल से अपनी संख्या बराबर रख पाने लायक चूजे दे पाईं। दिसंबर में घटाए गए राशन को फरवरी में फिर घटा दिया गया। तेल बचाने की दृष्टि से थानों पर लालटेनों की मनाही कर दी गई। सुअर पहले की तरह सुविधाएं भोगते रहे और वे पड़े पड़े मुटिया रहे थे। फरवरी के आखिरी दिनों की एक दोपहर को एक गर्म सी गाढ़ी घनी भूख जगा देने वाली खुशबू रसोई घर के परे जोन्स के वक्त से ही उजाड़ पड़े कलाल खाने से बिखरनी शुरू हुई। पशुओं ने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। किसी ने कहा कि ये जौ पकने की महक है। पशुओं ने भूख से बेताब होते हुए हवा को सूंघा और हैरान हुए कि क्या उनके रात के खाने के लिए आज गर्मा गर्म सानी तैयार किया जा रहा है। लेकिन कोई गर्म सानी नजर नहीं आया। अगले रविवार को यह घोषणा कर दी गई कि अब से सारी जौ सूअरों के लिए आरक्षित रहेगी। फलो उद्यान के परे वाले खेत में पहले ही जौ बोई जा चुकी थी। ये खबर फैल गई कि आजकल हर एक सूअर को रोजाना 1 पिंट बियर का राशन मिल रहा है। नेपोलियन खुद आधा गैलन बियर लेता था। उसे हमेशा क्राउन डर्बी सूप की प्लेट में सर्व की जाती थी। लेकिन यदि वहां सहने के लिए जीवन की तकलीफें थीं, तो उन्हें काफी हद तक ये तसल्ली भी थी कि आजकल की जिंदगी में ज्यादा मान मर्यादा है। अब ज्यादा गाने बजाने होते, अधिक भाषण होते, अधिक जुलूस निकाले जाते। नेपोलियन ने यह आदेश दिया था कि हफ्ते में एक बार स्वैच्छिक प्रदर्शन जैसे नाम वाली कोई चीज मनाई जाए। इसका उद्देश्य यह था कि पशु बाड़े के संघर्षों और सफलताओं को मनाया जा सके। एक निर्धारित समय पर सब पशु अपना अपना काम छोड़ देते और मिलिट्री की टुकड़ियों की तरह बाड़े की चार दीवारी में चारों तरफ मार्च किया करते। इसमें सुअर नेतृत्व करते। उनके पीछे घोड़े, फिर गायें, फिर भेड़ें और उनके बाद दड़बों के प्राणी रहते। कुत्ते जुलूस के दाएं बाएं चलते और सबसे आगे नेपोलियन का काला मुर्गा मार्च करता। बॉक्सर और क्लोवर हमेशा अपने बीच सुम और सींग वाला बड़ा हरा झंडा लिए चलते। इस पर लिखा रहता, कॉमरेड नेपोलियन अमर रहे। इसके बाद नेपोलियन के सम्मान में रची गई कविताओं का पाठ किया जाता और फिर स्क्वीलर का भाषण होता, जिसमें वह खाद्यान्नों के उत्पादन में हाल ही में हुई वृद्धियों का लेखा जोखा देता। इसी मौके पर बंदूक से गोली दागी जाती। भेड़ें इस स्वैच्छिक प्रदर्शन की सबसे बड़ी भक्त थीं, और यदि कोई शिकायत करता, जब कोई सुअर या कुत्ता आसपास ना होता, तो कुछ पशु कहते भी थे कि इनसे समय की बर्बादी होती है और देर तक सर्दी में ठिठुरते रहने की क्या जरूरत है। ये तय था कि भेड़ें 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे खराब के अपने राग में उसे शांत कर देती। कुल मिलाकर पशुओं को इन समारोहों में आनंद आता। बार बार ये याद दिलाया जाना उन्हें सुख कर लगता कि कुछ भी हो, वे सचमुच अपने मालिक हैं और कि वे जो कुछ भी करते हैं अपनी भलाई के लिए करते हैं। इसलिए इन गीतों से, जुलूसों से, स्क्वीलर की लंबी चौड़ी सूचियों से, बंदूक की गूंज से, मुर्गे की कुकड़ुकू से और झंडे के फहराने से वे भूल पाते कि उनके पेट अक्सर खाली होते हैं। अप्रैल में पशु बाड़े को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और इसके साथ राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी हो गया। इस पद के लिए एक ही उम्मीदवार था, नेपोलियन। उसे ही निर्विरोध चुन लिया गया। उसी दिन सुनने में आया कि कुछ और दस्तावेज मिले हैं जिनमें स्नोबॉल और जोन्स के बीच सांठ गांठ के और ब्यारों से पर्दा उठता है। अब ये पता चला कि स्नोबॉल ने दांव पेच के जरिए तबेले की लड़ाई में न सिर्फ हारने की कोशिश की थी, जैसे कि पहले पशुओं ने कल्पना की थी, वह तो खुलेआम जोन्स की तरफ से लड़ रहा था। दरअसल वही मनुष्यों की फौजों का असली लीडर था
और जब उसने लड़ाई में हमला किया था तो उसके होठों पर यही शब्द थे, मानवता अमर रहे। कुछ एक पशुओं को अभी भी याद होगा कि उन्होंने स्नोबॉल की पीठ पर घाव देखे थे। वे घाव नेपोलियन के दांतों के गड़ने के निशान थे। गर्मियों के दौरान मोसेस काला कौआ अचानक बाड़े में वापस आ गया। वह कई बरसों के बाद वापस लौटा था। अब भी वह बिल्कुल पहले की तरह ही था। कोई काम धाम नहीं करना और उसी तरह मिस्री पर्वत का पुराना राग अलापना। वह एक ठूंठ पर जा बैठता, अपने काले पंख फड़फड़ाता और जो भी उसे सुनने के लिए तैयार हो जाए उसके सामने घंटों बकबक करता। वहां उधर कॉमरेड्स, अपनी लंबी चोंच से वह आसमान की तरफ इशारा करके दृढ़ता पूर्वक कहता, उस तरफ जो आपको काले बादल दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हीं के परे है मिस्री पर्वत। एक ऐसा सुखद देश जहां हम बदनसीबों को हमारी मेहनत से हमेशा के लिए छुट्टी मिलेगी। वह यहाँ तक दावा करता कि एक बार वह अपनी ऊंची उड़ान पर वहां जा चुका है। उसने खुद वन मेथी के सदाबहार खेत की झाड़ियों में लगी अलसी की खली और गुड़ देखे हैं। कई पशु उस पर भरोसा कर बैठते। उन्होंने खुद को तर्क दिया कि इस समय उनकी जिंदगियां भूखमरी और हाड़ तोड़ मेहनत से बेहाल हैं। क्या ये ठीक और उचित नहीं कि कहीं एक सुखद संसार भी बसा हुआ है? मोजिस के प्रति सूरों के रवैये को समझने में सभी को उलझन हो रही थी। उन सब ने उपेक्षा से एक घोषणा कर दी कि मिस्री पर्वत के बारे में उसके किस्से चंडू खाने की उपज हैं। इसके बावजूद बिना कोई कामकाज किए रोजाना चुल्लू भर बियर के भत्ते पर उसे बाड़े पर रहने दिया गया। सुम की चोट में आराम आ जाने के बाद बॉक्सर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सच में उस साल सभी पशुओं ने गुलामों की तरह काम किया। बाड़े के नियमित कामों के अलावा पवन चक्की को फिर से बनाना था। फिर मार्च में नन्हे सुअरों के लिए स्कूल की इमारत का भी काम शुरू कर दिया गया था। कई बार अधपेट खाने के साथ काम के लंबे घंटों को गुजारना दूभर होता, लेकिन बॉक्सर कभी विचलित नहीं होता। उसने ना तो अपने शब्दों से और ना कहीं काम से ऐसा कोई संकेत ही दिया कि अब उसमें पहली जैसी ताकत नहीं रही है। अब उसकी शक्ल सूरत भी पहले से बदली हुई नजर आती। उसकी खाल की चमक पहले की तुलना में कम हो गई थी और उसके विशुद्ध पुट्ठे सिकुड़ गए थे। बाकी पशु बताते, वसंत ऋतु की घास आते ही बॉक्सर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वसंत आया और गया। बॉक्सर की हालत वैसी ही रही। कई बार खदान वाली ढलान पर वह किसी बड़ी चट्टान को अपने बाहुबल के सहारे धकेलता तो साफ लगता था सिर्फ काम करने की लगन ही उसके पैरों पर खड़ा रखे हुए है। ऐसे क्षणों में उसके होंठ बुदबुदाते दिखे जा सकते थे। मैं और कठिन परिश्रम करूंगा। उसकी आवाज साथ छोड़ चुकी थी। एक बार फिर क्लोवर और बेंजामिन ने उसे चेताया कि सेहत का ख्याल रखे, लेकिन बॉक्सर ने कान नहीं धरे। उसका 12वां जन्मदिन आने वाला था। पेंशन पर जाने से पहले वह पत्थरों का अच्छा खासा भंडार जमा कर देना चाहता था। उसके बाद जो कुछ भी हो उसकी उसे परवाह नहीं थी। गर्मियों की एक शाम ढलने के बाद अचानक बाड़े में अफवाह फैली कि बॉक्सर को कुछ हो गया है। वह पवन चक्की के पास एक पत्थर घसीट ले जाने के लिए अकेला गया हुआ था। दुर्भाग्य से अफवाह सही निकली। कुछ ही मिनटों बाद कबूतर फड़फड़ाते हुए खबर ले आए, बॉक्सर गिर पड़ा है। वह पसलियों के बल गिर पड़ा है और खड़ा नहीं हो सकता। बाड़े के आधे पशु उस टेकरी की तरफ लपके जहां पवन चक्की खड़ी थी। वहां पड़ा हुआ था बॉक्सर, गाड़ी के बमों के बीच, गर्दन बाहर को निकली हुई। वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं और सारा बदन पसीने से लथपथ था। उसके मुंह से खून की एक पतली लकीर बहकर बाहर आ रही थी। क्लोवर उसके पास ही घुटनों के बल झुकी। बॉक्सर, वह चीखी, कैसे हो? ओ मेरा फेफड़ा, बॉक्सर ने कमजोर आवाज में कहा। कोई परवाह नहीं, मुझे लगता है तुम मेरे बगैर भी पवन चक्की पूरी कर ही लोगी। अब तो पत्थरों का अच्छा खासा ढेर जमा हो गया है। वैसे भी मुझे अगले ही महीने चले जाना था। तुमसे सच कहूं तो मैं अब अपने रिटायरमेंट की राह देख रहा था। और शायद बेंजामिन भी तो बूढ़ा ही हो चला है। वे उसे भी उसी समय रिटायर कर देंगे, तब दोनों का साथ रहेगा। हमें तुरंत मदद की जरूरत है, क्लोवर बोली। दौड़ो, स्क्वीलर को जाकर बताएं। बाकी सभी पशु स्क्वीलर को खबर देने के लिए फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़े। सिर्फ क्लोवर वहीं रही और बेंजामिन बॉक्सर के पास बैठा बिना कुछ भी बोले अपनी लंबी पूंछ से मक्खियां उड़ाता रहा। लगभग 15 मिनट बाद स्क्वीलर आया। वह सहानुभूति और चिंता से भरा हुआ था। उसने बताया कि नेपोलियन को अपने बाड़े में सबसे अधिक निष्ठावान कामगर के साथ हुई इस दुखद दुर्घटना का पता चला है। वे बहुत व्यथित हो गए हैं। वे बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगडन के अस्पताल में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर
पशु थोड़ा बेचैन हो गए। अब तक मौली और स्नोबॉल के अलावा और कोई भी बाड़ा छोड़कर कभी नहीं गया था। उन्हें ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका बीमार साथी मनुष्यों के हाथों में जाए। अलबत्ता स्क्वीलर ने उन्हें समझा बुझा कर कि बाड़े में जो कुछ किया जा सकता है उसकी तुलना में विलिंगडन में पशु चिकित्सक बॉक्सर का इलाज ज्यादा संतोषजनक तरीके से कर सकेगा। लगभग आधे घंटे के बाद बॉक्सर की हालत थोड़ी संभली। वह बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सका और लंगड़ाता हुआ अपने थान की ओर चला। क्लोवर और बेंजामिन ने वहां उसके लिए अच्छी तरह से पुआल बिछाकर उसका बिस्तर तैयार कर दिया था। अगले 2 दिन तक बॉक्सर अपने थान में ही पड़ा रहा। सुअरों ने गुलाबी दवा की एक बड़ी शीशी भिजवा दी थी। ये उन्हें बाथरूम के दवाओं के खाने में पड़ी मिली थी। क्लोवर बॉक्सर को खाने के बाद 2 बार ये दवा देती। शाम के वक्त वह थान में उसके पास आ बैठती, उससे बातें करती, जबकि बेंजामिन उस पर से मक्खियां उड़ाता। बॉक्सर ने प्रकट किया कि जो भी हो गया हो उस पर अफसोस ना करें। अगर वह जल्दी चंगा हो गया तो वह अगले 3 साल तक भी जीने की उम्मीद कर सकता है और वह आगे आने वाले आराम के दिनों की राह देख रहा है, जिन्हें वह बड़े चारागाह के कोने में बिताया करेगा। ये पहली बार ही होगा कि वह फुर्सत से पढ़ लिख सकेगा और अपना ज्ञान बढ़ा सकेगा। उसने बताया कि वह अपनी जिंदगी के बाकी दिन वर्णमाला के बाकी बचे अक्षर सीखने में लगा देना चाहता है। बेंजामिन और क्लोवर तो बॉक्सर के साथ सिर्फ काम के समय के बाद ही रह सकते थे, लेकिन ये दोपहर का वक्त था जब उसे लेने जाने के लिए एक वैन आई। सभी पशु एक सुअर की देखरेख में शलजम के खेत की खरपतवार निकालने के काम में लगे हुए थे। तभी सबको बेंजामिन को फार्म हाउस की इमारत की तरफ से तेजी से भागते हुए आते देखकर बहुत हैरानी हुई। वह पूरे गले के जोर से रेंक रहा था। सबने पहली बार बेंजामिन को इतना उत्तेजित देखा था और पहली ही बार लोगों ने उसे भागते देखा था। जल्दी करो, वह चिल्लाया। जल्दी आओ, वे बॉक्सर को लिए जा रहे हैं। सुअर के आदेश की परवाह किए बिना सभी पशु काम छोड़कर फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़े। हाँ, वही अहाते में एक बंद गाड़ी खड़ी थी जिसमें 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी की दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ था और चालक की गद्दी पर बैठा हैट पहने धूल सा लगने वाला एक आदमी बैठा हुआ था। बॉक्सर का थान खाली था। पशु वैन के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए। अलविदा, गुड बाय बॉक्सर, सबने मिलकर कहा। मूर्खों, जाहिलो, बेंजामिन चिल्लाया। वह अपने छोटे छोटे सुमों से जमीन खोदने और आगे पीछे होने लगा। मूर्खों, तुम्हें नजर नहीं आता इस वैन के दोनों तरफ क्या लिखा है? ये सुनकर सब पशु ठिठक गए। एकदम सन्नाटा छा गया। मुरियल ने हिज्जे करके पढ़ना शुरू किया, लेकिन बेंजामिन ने उसे एक तरफ धकेला और शमशानी सन्नाटे में पढ़ना शुरू किया। एल्फ्रेड सिमोंडस, घोड़ा कसाई और हड्डी की गोंद के निर्माता विलिंगडन, चमड़े और हड्डी चूरे के विक्रेता, कुत्तों के सप्लायर। तुम्हें समझ में नहीं आता? इस सब का क्या मतलब है? वे बॉक्सर को बूचड़ खाने लिए जा रहे हैं। पशुओं में डर की एक चीख निकल गई। तभी गद्दी पर बैठे आदमी ने घोड़ों को चाबुक मारा और वैन धीमे धीमे अहाते से बाहर जाने लगी। सभी पशु गला फाड़ते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसके पीछे लपके। क्लोवर धक्का मुक्की करके आगे की तरफ आ गई। वैन अब गति पकड़ने लगी थी। क्लोवर ने अपने भारी भरकम शरीर को गति देने और सरपट दौड़ने की कोशिश की। बॉक्सर, वे चिल्लाई, बॉक्सर! और ठीक उसी वक्त वैन की पिछली खिड़की में बॉक्सर का सफेद धारी वाला चेहरा नजर आया। उसने शायद बाहर का हल्ला गुल्ला सुन लिया। बॉक्सर! क्लोवर तेज आवाज में चिल्लाई, बॉक्सर, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, वे तुम्हें तुम्हारी मौत के पास लिए जा रहे हैं। सभी चिल्लाने लगे, बॉक्सर बाहर आओ, बॉक्सर बाहर निकलो। लेकिन वैन गति पकड़ चुकी थी और उनसे दूर होती चली जा रही थी। ये पता भी नहीं था कि बॉक्सर को क्लोवर का कहा कुछ समझ में भी आया या नहीं। लेकिन क्षण भर बाद खिड़की से बॉक्सर का चेहरा गायब हो गया और वैन में जोर जोर से पैर पटकने टापने की आवाजें आने लगी। वह लातों से दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। एक वक्त था जब बॉक्सर की लातें वैन को माचिस की डिबिया की तरह तहस नहस कर डालती, लेकिन अफसोस, उसकी ताकत उसका साथ छोड़ चुकी थी। कुछ ही पलों में पैर पटकने की आवाजें कम होती चली गईं और फिर एकाएक खत्म हो गई। हताश होकर पशुओं ने वैन खींच रहे दोनों घोड़ों से चिरौरी करनी शुरू कर दी कि वे गाड़ी रोक दें। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स, वे चिल्लाए, अपने ही भाई को मौत के मुंह में मत ले जाओ। लेकिन मूर्ख जानवर वे इतने अज्ञानी थे कि समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कान पटपटाए और अपनी चाल तेज कर दी।
बॉक्सर का चेहरा खिड़की में दोबारा दिखाई नहीं दिया। जब तक किसी को सूझा कि आगे दौड़कर 5 सलाखों वाला गेट बंद कर दें, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वैन गेट के बाहर थी और तेजी से सड़क पर जाकर नजरों से ओझल हो गई। बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा गया। 3 दिन बाद बताया गया कि वह विलिंगडन के अस्पताल में चल बसा। हालांकि उसे घोड़ों को मिल सकने वाला बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराया गया था। स्क्वीलर ने दूसरे पशुओं को यह बात बताई। उसने बताया कि वह बॉक्सर की अंतिम घड़ियों में उसके सिरहाने ही था। ये मेरे जीवन में अब तक का देखा गया सबसे अधिक करुण दृश्य था। स्क्वीलर ने अपना पैर उठाकर आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आखिरी पल तक उसके सिरहाने था और जब उसका अंत वक्त आया वह इतना कमजोर था कि बोल भी नहीं पा रहा था। मैं मेरे कान में फुसफुसाया कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह पवन चक्की के पूरे होने से पहले जा रहा है। बगावत के नाम पर आगे बढ़ो, पशु बाड़ा अमर रहे, कॉमरेड नेपोलियन अमर रहे। नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं, यही उसके अंतिम शब्द थे कॉमरेड्स। यहां पहुंचकर स्क्वीलर का लहजा थोड़ा बदल गया। वह एक पल के लिए चुप हो गया। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शक की निगाहों से चारों तरफ अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाई। उसने बताया कि उसकी जानकारी में ये बात आई है कि बॉक्सर को ले जाते वक्त एक वाहियात और मूर्खतापूर्ण अफवाह फैलाई गई थी। कुछ एक पशुओं ने देखा कि बॉक्सर को ले जाने वाली वैन पर घोड़ा कसाई लिखा हुआ था। इसी से सब इस नतीजे पर जा पहुंचे कि बॉक्सर को बूचड़ खाने भेजा जा रहा है। ये तो बिल्कुल असंभव है, स्क्वीलर ने बताया। कोई पशु इतना मूर्ख होगा? वह पूंछ हिलाते हुए और दाएं बाएं फुदकते हुए धूर्तता से चिल्लाया कि निश्चित ही वे अपने प्रिय नेताजी को इससे बेहतर कामों के लिए जानते हैं। लेकिन इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल सरल है। पहले वह वैन बूचड़ खाने की संपत्ति थी, फिर उसे घोड़ा डॉक्टर ने खरीद लिया था। उसने अब तक पहले लिखे नाम को पेंट नहीं कराया था, इसी से सारी गलती हुई। ये सुनकर पशुओं को बहुत राहत मिली और जब स्क्वीलर बॉक्सर के मरते समय के ब्यौरे बारीकी से बताने लगा और ये कहने लगा कि उसकी कितनी अच्छी तरह देखभाल हुई और नेपोलियन ने कीमत की रत्ती भर भी परवाह किए बगैर उसके लिए महंगी दवाई मंगवाई, तो सबके आखिरी शक भी मिट गए। वे अपने कॉमरेड की मृत्यु से जो दुख महसूस कर रहे थे, ये सोचकर थोड़ा कम हो गया कि चलो वह खुशी खुशी मरा। अगले रविवार की सुबह बैठक में नेपोलियन खुद हाजिर हुआ और बॉक्सर के सम्मान में एक छोटा सा भाषण दिया। उसने बताया कि उनके बिछड़े साथी का शव बाड़े में दफनाने के लिए ला पाना संभव नहीं था। अलबत्ता उसने यह आदेश दे दिया कि फार्म हाउस के बगीचे में जय पात्रों से एक बड़ी माला बनाई जाए और बॉक्सर की समाधि पर रखी जाए। और कुछ ही दिनों में सुअर बॉक्सर के सम्मान में एक यादगार दावत रखने की सोच रहे हैं। नेपोलियन ने अपना भाषण बॉक्सर के 2 प्रिय सूत्र वाक्य याद दिलाते हुए खत्म किया, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा तथा कॉमरेड नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं। उसने कहा कि ये सूत्र वाक्य हर पशु अपने खुद के जीवन में उतार लेना चाहेगा। दावत के लिए निर्धारित दिन विलिंगडन से किराने की गाड़ी आई और फार्म हाउस में लकड़ी की एक बड़ी सी पेटी सौंप गई। उस रात वहां से जोर जोर से गाने की आवाजें आती रही। उसके बाद लगा जैसे मार पिटाई और झगड़ा चल रहा हो। 11:30 बजे गिलास टूटने की जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन फार्म हाउस में दोपहर तक कोई हरकत नहीं थी और ये खबर फैल ही गई कि कहीं न कहीं से सुअरों ने विस्की की एक और पेटी खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ कर ही लिया था। चैप्टर 10। वर्षों बीत गए, मौसम आए और गए। अल्पजीवी पशु अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। एक ऐसा वक्त भी आया जब क्लोवर, बेंजामिन, काले कौवे, मोसेस और कुछ सुअरों के सिवाय किसी को पता भी नहीं था कि बगावत से पहले के दिन कैसे थे। म्यूरियल गुजर चुकी थी। ब्लूबेल, जेसी, पिंचर तीनों नहीं रहे। जोन्स भी मर चुका था। वह देश के किसी दूसरे भाग में किसी पियक्कड़ के घर में मरा था। स्नोबॉल को भुलाया जा चुका था। बॉक्सर को भी भुलाया जा चुका था। वह सिर्फ उनकी स्मृति में था जो उसे जानते थे। क्लोवर अब बूढ़ी मोटी घोड़ी थी जिसके जोड़ों में दर्द उठता था और आंखें हमेशा नम रहती थी। वह रिटायरमेंट की उम्र 2 साल पहले पूरी कर चुकी थी, लेकिन स्थिति ये थी कि अब तक कोई भी पशु रिटायर नहीं किया गया था। सेवानिवृत्ति पा चुके पशुओं के लिए चारागाह का एक कोना अलग रखने की योजना कब से खटाई में डाली जा चुकी थी। नेपोलियन अब कोई 150 पाउंड का व्यसक बधिया न किया गया सुअर था। स्क्वीलर इतना मोटा हो गया था कि आंखें खुली रख कर मुश्किल से देख पाता। सिर्फ बूढ़ा बेंजामिन पहले जैसा ही था। थोबड़े के पास उसका रंग थोड़ा सफेद हो गया था।
बॉक्सर की मौत के बाद वह पहले से भी ज्यादा उदास, चिड़चिड़ा और चुप हो गया था। अब बाड़े पर कई नए प्राणी आए थे। हालांकि ये वृद्धि इतनी अधिक नहीं थी जितनी शुरू के वर्षों में उम्मीद की गई थी। पैदा होने वाले कई प्राणियों के लिए बगावत एक धुंधली सी परंपरा मात्र थी, जो मुंह जुबानी एक दूसरे से उन तक चली आई थी। कुछ ऐसे प्राणी थे जो खरीद कर लाए गए थे, जिन्होंने यहाँ आने से पहले ऐसी किसी घटना का जिक्र भी नहीं सुना था। अब बाड़े में क्लोवर के अलावा 3 घोड़े और थे। ये हट्टे कट्टे शानदार प्राणी थे, काम करने में दिलचस्पी रखते और अच्छे साथी थे, लेकिन जाहिल थे। उन्हें बगावत के और पशुवाद के सिद्धांतों के बारे में जो कुछ भी बताया जाता उसे वे स्वीकार कर लेते। वे क्लोवर की तो कोई बात ना टालते। वे उसके प्रति माँ जैसा आदर रखते, लेकिन इस बात में शक था कि वे इसका सिर पैर कुछ समझते भी थे या नहीं। अब बाड़ा अधिक संपन्न और बेहतर संचलित था। इसमें अब मिस्टर बिल्किंगटन से खरीदे गए 2 खेत जोड़कर इसे और बड़ा कर लिया गया। पवन चक्की को आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा कर ही लिया गया था। बाड़े में अब खुद की एक थ्रेशिंग मशीन और सूखी घास काटने की एक मशीन थी। कई नई इमारतें अब बाड़े में जुड़ चुकी थी। विम्पर ने अपने लिए एक तांगा खरीद लिया था। अलबत्ता पवन चक्की को बिजली पैदा करने के लिए तो नहीं ही इस्तेमाल किया गया था। ये अनाज दलने के काम में ली जाती। लाभ के रूप में काफी रुपए पैसे मिल जाते। अब पशु एक और पवन चक्की बनाने में जुटे हुए थे। ये बताया गया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तो इसमें डायनेमो लगाया जाएगा। लेकिन उन विलासिताओं का जिनका कभी स्नोबल ने पाठ पढ़ाया था, सबको थानों में बिजली, गर्म और ठंडा पानी, 3 दिन का सप्ताह जो सपने में दिखाए थे, अब कोई उनका जिक्र नहीं करता था। नेपोलियन ने यह कहकर इन विचारों को त्याग दिया था कि पशुवाद की भावना के ये विचार खिलाफ है। उसका कहना था कि सच्ची खुशी काम करने और थोड़े में गुजारा करने में ही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पशुओं को खुद अमीर बनाए बगैर ये बाड़ा पहले अमीर हो गया था। हाँ, इस बीच सुअर और कुत्ते जरूर अमीर हो गए थे। शायद इसका कारण आंशिक रूप से ये भी रहा हो कि वहां ढेरों कुत्ते थे। ऐसा नहीं था कि ये प्राणी अपनी फैशन के बाद काम ही नहीं करते थे। वहां पर, जैसा कि स्क्वीलर बयान करते नहीं थकता था, बाड़े की देख रेख का और संगठन का बेहिसाब काम था। इसमें से ज्यादातर काम तो ऐसा था कि जिसे समझ पाना दूसरे पशुओं के बस का नहीं था। उदाहरण के लिए स्क्वीलर उन्हें बताता कि सूरों को प्रतिदिन फाइल, रिपोर्ट, कार्यवृत्त, ज्ञापन जैसे कई रहस्यमय चीजों के साथ घंटों दिमाग खपाना पड़ता है। ये बड़े बड़े कागज होते हैं जिन्हें ऊपर से नीचे तक लिख कर काला करना होता है। जैसे ही कागज पूरे भर जाएं, उन्हें भट्टी में जला दिया जाता है। स्क्वीलर कहता, ये बाड़े के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन इसके बावजूद ना तो सूअर और ना ही कुत्ते अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ खाद्य अन्न उगाते और ऐसे जीव वहां भरे पड़े थे। उनकी खुराक भी हमेशा अच्छी खासी रहती। जहां तक औरों का सवाल था, वे जितना जानते थे उनकी जिंदगी हमेशा से ही ऐसी थी। वे अक्सर भूखे रहते। वे पुआल पर सोते, तलैया का पानी पीते, खेतों में मेहनत करते। सर्दियों में उन्हें ठंड सताती, गर्मियों में मक्खियां परेशान करती। कभी कभी कुछ बूढ़े प्राणी अपनी धूमिल याददाश्त को टटोलते और ये तय करने की कोशिश करते कि तब के दिन जब बगावत हुई थी, जोन्स को निकाले ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, चीजें बेहतर या खराब थी, या अब बेहतर या खराब हैं। उन्हें कुछ याद नहीं आता। उनकी आज की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वे तुलना कर पाते। उनके पास स्क्वीलर की अंतहीन सूचियों के अलावा भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। सूचियां सारी चीजों को पहले से बेहतर और बेहतर बनाती चलती। पशुओं को इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। वैसे भी अब उनके पास इन सारी चीजों पर गंवाने के लिए वक्त ही कहाँ था। सिर्फ बूढ़ा बेंजामिन दावा करता कि उसे अपनी लंबी जिंदगी की छोटी से छोटी बात याद है, और वह बताता कि उसे पता है कि चीजें कभी ना बेहतर रही हैं ना खराब। वे बेहतर या खराब हो भी नहीं सकती। वह कहा करता, भूख, तकलीफ और निराशा ही जीवन के ना बदले जाने वाले नियम हैं। इसके बावजूद पशुओं ने कभी आस नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पल के लिए भी पशु बाड़े का सदस्य होने के सम्मान की सुविधा की भावना को नहीं खोया। अभी भी पूरे देश में, इंग्लैंड भर में उनका अकेला पशु बाड़ा था जिसके स्वामी और संचालक खुद पशु थे। उनमें से कोई भी नन्हे से नन्हा प्राणी, यहाँ तक कि 10-20 मील दूरे के बाड़ों से खरीद कर लाए गए प्राणी भी इस पर गर्व करना नहीं भूलते। जब वे बंदूक की गर्जन सुनते, ऊपर हरा झंडा फहराता देखते, तो उनके सीने गर्व से फूल कर कुप्पा हो जाते।
उनकी बातें हमेशा वीरता भरे उन पुराने दिनों की तरफ लौट जाती जब जोन्स को खदेड़ा गया था। 7 धर्मादेश लिखे गए थे। वह महान लड़ाई जिसमें हमला करने वाले मनुष्यों को हराया गया था। किसी भी पुराने सपने को त्यागा नहीं गया था। पशुओं के गणतंत्र जिसकी मेजर ने भविष्यवाणी की थी, जब इंग्लैंड के हरे भरे खेतों पर मनुष्यों के पैर भी नहीं पड़ेंगे, अभी भी उसमें विश्वास किया जाता था। किसी न किसी दिन ये आएगा, ये भी हो सकता है इस समय जी रहे किसी प्राणी के जीवन काल में ना आए, लेकिन वह दिन आएगा जरूर। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पशु गीत की धुन भी शायद यहाँ वहां चुपके से गुनगुना ही दी जाती थी। कुछ भी हो, ये सच्चाई थी कि बाड़े का हर पशु इस धुन को जानता था, भले ही किसी में इसे जोर से गाने की हिम्मत नहीं थी। यह हो सकता था कि उनका जीवन कठिन था और उनकी सारी उम्मीदें खरी नहीं उतरी थी, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका जीवन और पशुओं की तरह नहीं है। अगर वे भूखे सोते हैं तो ऐसा किसी तानाशाह मनुष्य को खिलाने की वजह से नहीं है। यदि वे हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत कम से कम उनके खुद के लिए होती है। उनमें से कोई भी प्राणी 2 टांगों पर नहीं चलता। कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को मालिक नहीं कहता। सभी पशु बराबर हैं। गर्मियों के शुरू में एक दिन स्क्वीलर ने भेड़ों को अपने पीछे आने के लिए कहा। वह उन्हें बाड़े के फालतू पड़ी जमीन की तरफ ले गया। वहां सफेदे की बनी झाड़ियां उगी हुई थी। भेड़ों ने वहां स्क्वीलर की देखरेख में सारा दिन पत्ते चरते हुए बिताया। शाम को स्क्वीलर अकेला ही फार्म हाउस में लौट आया। उसने बताया कि चूंकि मौसम गर्म है, इसलिए उसने भेड़ों को वहीं रह जाने के लिए कह दिया है। आखिर हुआ ये कि भेड़ें पूरा हफ्ता वहीं रहीं और इसी समय के दौरान उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। दिन का ज्यादातर समय स्क्वीलर उन्हीं के साथ गुजारता। उसने बताया कि उन्हें वह एक नया गीत सिखा रहा है जिसके लिए प्राइवेसी की जरूरत है। भेड़ें अभी लौटी ही थीं। एक सुहानी शाम जब पशुओं ने अपना काम खत्म किया था और लौटकर फार्म की इमारतों की तरफ आ रहे थे, तो अहाते की तरफ से घोड़े की जबरदस्त हिनहिनाहट सुनाई दी। भौचक्के से पशु रास्तों पर ही खड़े रह गए। ये क्लोवर की हिनहिनाहट थी। वह दोबारा हिनहिनाई। सारे पशु सरपट दौड़े और अहाते में जा पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि क्लोवर ने क्या देख लिया था। एक सूअर अपनी पिछली 2 टांगों के सहारे चल रहा था। हाँ, ये स्क्वीलर था, बेहुदा सा, इस पोजीशन में अपना भारी भरकम शरीर संभाल ना पाने की वजह से, लेकिन एकदम सही संतुलन में। वह अहाते में चहलकदमी कर रहा था। एक ही पल बीता था कि फार्म हाउस के दरवाजे से सूअरों की एक लंबी कतार निकली। सब के सब अपनी पिछली टांगों पर चल रहे थे। कुछ एक दूसरों से बेहतर चल रहे थे। 1-2 हल्का सा लड़खड़ा भी रहे थे। लग रहा था जैसे उन्हें लाठी का सहारा मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन उनमें से हर एक ने अहाते के चक्कर सफलतापूर्वक लगा लिए। तभी कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज और काले मुर्गे की तेज कुकड़ू कू सुनाई दी। अब बाहर आया नेपोलियन, राजसी तरीके से सीधे तने हुए, दाएं बाएं घमंड से देखते हुए और चारों तरफ से अपने कुत्तों से घिरे हुए। वह अपने पैर में एक कोड़ा लिए हुए था। शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। चकित, डरे हुए और एक दूसरे से सटते हुए पशुओं ने सूअरों की लंबी कतारों को अहाते में धीमे धीमे टहलते देखा। ऐसा लगता था धरती उलट पलट गई है। तभी वह पल आया जब वे पहले झटके से उबरे और कुत्तों के आतंक के बावजूद कई वर्षों से कभी ना शिकायत करने वाले, कभी चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मीन मेख ना निकालने की आदत के बावजूद, जब उन्होंने विरोध के कुछ शब्द कहने चाहे होंगे, तभी ठीक उसी वक्त जैसे कोई संकेत दिया गया हो, सभी भेड़ों ने ऊंची आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे ज्यादा अच्छी। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे ज्यादा अच्छी। 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे ज्यादा अच्छी। ये राग 5 मिनट तक बिना रुके चलता रहा। जब तक भेड़ों ने गाना बंद किया, विरोध में कुछ भी कहने का मौका जा चुका था। सुअर मार्च करते हुए फार्म हाउस में वापस जा चुके थे। बेंजामिन को लगा उसके कंधे से किसी ने अपनी नाक छुआई है। उसने आसपास देखा, क्लोवर थी। उसकी बूढ़ी आंखें पहले से ज्यादा धुंधली लग रही थी। एक शब्द भी बोले बिना क्लोवर ने हौले से उसकी अयाल सहलाई और उसे बड़े बखार के आखिर में ले गई, जहां 7 धर्मादेश लिखे हुए थे। 1-2 मिनटों के लिए वे सफेद रंग के शब्दों वाली डामर की दीवार को घूरते खड़े रहे। मेरी नजर कमजोर हो गई है, उसने अंततः कहा। वैसे जब मैं जवान थी तब भी मैं ऊपर लिखे हुए शब्द कहाँ पढ़ पाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दीवार कुछ अलग सी दिख रही है। क्या 7 धर्मादेश के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ नहीं था? ये इस प्रकार था, सभी पशु बराबर हैं, लेकिन कुछ पशु
दूसरे पशुओं से ज्यादा बराबर है। उसके बाद तो अगले दिन बाड़े के काम की निगरानी करने वाले सभी सुअर अपने अपने पैरों में कोड़े थामे हुए थे, तो किसी को भी अजीब नहीं लगा। ये पता लगने पर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि सुअरों ने अपने लिए एक रेडियो खरीद लिया है, कि वो टेलीफोन लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्होंने जॉन बुल टिटबिट्स और डेली मिरर मंगवाना शुरू कर दिया है। इसमें भी आश्चर्य नहीं हुआ जब नेपोलियन अपने मुंह में पाइप दबाए फार्म हाउस में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। तब भी आश्चर्य नहीं हुआ जब सुअरों ने मिस्टर जोन्स की अलमारियों से कपड़े निकालकर पहन लिए। नेपोलियन ने खुद काला कोट, चुस्त जांघिया और चमड़े की पैंट चुनी, जबकि उसकी पसंदीदा सुअरनी झिलमिल रेशम की ड्रेस पहनकर निकलती। ये पोशाक मिसेस जोन्स रविवार को पहना करती थी। एक सप्ताह बाद दोपहर के समय बाड़े में कई कुत्ता गाड़ियां आई। पड़ोसी किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को निरीक्षण दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें पूरे बाड़े में घुमाया गया। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसकी खूब तारीफ की। खासकर पवन चक्की को उन्होंने बहुत पसंद किया। पशु लोग शलजम के खेतों में खरपतवार साफ कर रहे थे। वे पूरी निष्ठा से काम करते रहे। शायद ही किसी ने जमीन से अपना सर ऊपर उठाया। उन्हें नहीं पता था कि सूअरों से ज्यादा डरना है या मेहमान मनुष्यों से। उस रात फार्म हाउस से शाम के वक्त जोर जोर से ठहाके लगाने की और गाने बजाने की आवाजें आती रहीं, और अचानक मिले जुले स्वरों की आवाजों को सुनकर पशु उत्सुकता से ठगे रह गए। अब चूंकि पशु और मनुष्य पहली बार समानता के स्तर पर मिल रहे हैं, वहां भीतर क्या हो रहा होगा। सब एक राय से एकदम दबे पांव चलते हुए फार्म हाउस बाग में सरकते हुए जा पहुंचे। गेट पर वे थोड़ी देर के लिए रुके। वे आधे डरे हुए थे, भीतर जाएं या नहीं। लेकिन क्लोवर उन्हें भीतर ले चली। पंजों के बल वे घर तक पहुंचे। जो पशु कद काठी में ऊंचे थे, उन्होंने डाइनिंग रूम की खिड़की में से झांका। वहां पर एक लंबी मेज के चारों तरफ 6 किसान और अधिक सम्मान प्राप्त 6 सुअर बैठे हुए थे। नेपोलियन स्वयं मेज के सिरे पर सबसे ज्यादा सम्मान वाली सीट पर जमा हुआ था। सुअर अपनी कुर्सियों पर बिल्कुल आराम से बैठे थे। वे ताश के खेलों का आनंद ले रहे थे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ था, निश्चय ही जाम टकराने के लिए। एक बड़ा सा जग सबके बीच घुमाया जा रहा था और सब अपने अपने मग फिर से भर रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आश्चर्यचकित पशुओं के चेहरे खिड़की से घूर रहे हैं। फॉक्सवुड का मिस्टर विलिंगकिट हाथ में अपना मग लिए उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि कुछ एक पलों में वहां मौजूद लोगों को जाम टकराने के लिए टोस्ट करने के लिए वह अनुरोध करेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वह कुछ शब्द कहने की जरूरत महसूस कर रहा है। उसने बताया कि वह विश्वास करता है जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको ये महसूस करते हुए अपार संतोष हो रहा है कि आज आपसी अविश्वास और गलतफहमी का एक लंबा युग समाप्त हो रहा है। एक समय था जब न केवल वह खुद या इस सभा में मौजूद कई और महानुभाव इस प्रकार की भावनाएं रखते थे, बल्कि उस समय तो पशु बाड़े के सम्माननीय स्वामियों को ये तो नहीं कहेगा विद्वेष से, परंतु शायद उनके मानव पड़ोसियों द्वारा कुछ हद तक संदेह की नजर से देखा जाता था। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती थीं, गलतफहमियां फैलती रहीं। ये महसूस किया जाता रहा कि सूअरों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित बाड़ा में कुछ अजीब सी बात है और इसका पास पड़ोस पर बेचैन करने वाला प्रभाव पड़ेगा। बिना जांच पड़ताल किए कई किसानों ने यह मान लिया कि इस तरह के बाड़े पर लंपटता और अव्यवस्था का आलम होगा। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इसका उनके खुद के पशुओं और यहाँ तक कि मनुष्य कर्मचारियों पर भी क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब ये सारे शक दूर हो चुके हैं। आज वह और उसके साथी पशु बाड़े में आए हैं। उन्होंने अपनी खुद की आंखों से इसके चप्पे चप्पे का मुआयना किया है और क्या पाया है? न केवल अत्यधिक नवीनतम तरीके दिखे, बल्कि ऐसा अनुशासन और व्यवस्था भी पाई जो कहीं भी सभी किसानों के लिए एक मिसाल हो सकती है। उसे विश्वास है कि उसका यह कहना सही होगा कि पशु बाड़े में निचले तबके के पशु देश में किसी भी पशु की तुलना में ज्यादा काम करते हैं और कम खुराक पाते हैं। दरअसल उसने और उसके साथी मेहमानों ने यहाँ कई ऐसी चीजें देखी हैं जो वे खुद के बाड़ों में तत्काल अपनाना चाहेंगे। उसने कहा कि एक बात फिर से इस बात पर जोर देते हुए समाप्त करना चाहेगा कि पशु बाड़े और उसके पड़ोसियों के बीच जो मैत्री भाव रहा वह बने रहना चाहिए। सूअरों और मनुष्यों के बीच किसी भी तरह का हितों का टकराव न कभी रहा और न ही रहना चाहिए। उनके संघर्ष और उनकी तकलीफें एक जैसी है। क्या श्रमिक समस्या सब जगह एक जैसी नहीं है? वहां ये साफ साफ लगा कि मिस्टर विल्किंगटन पशु समुदाय पर सावधानी पूर्वक तैयार किया गया कोई जुमला उछालना चाहता था।
लेकिन एक पल के लिए वह खुशी से इतना बेहाल हो गया कि कह ही नहीं पाया। वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसके चिबुक पर सलवटें पड़ गईं। काफी देर तक हंसे रहने के बाद किसी तरह उसने कहना शुरू किया, अगर आपके पास निचले तबके के पशु हैं तो हमारे पास अपने निचले वर्ग हैं। इस कटाक्ष से मेज पर ठहाके लगने लगे और मिस्टर विल्किंगटन ने एक बार फिर सुअरों को कम राशन और काम के लंबे घंटों और पशु बाड़े में एक सिरे से गायब लाड़ प्यार पर बधाई दी। और अब उसने अंत में कहा, वह सबसे अनुरोध करता है कि सब अपने पैरों पर खड़े हों और देखें कि उनके गिलास भरे हुए हैं। सज्जनों, मिस्टर विल्किंगटन ने अपनी बात खत्म की। सज्जनों, मैं आपको टोस्ट देता हूं पशु बाड़े की समृद्धि के लिए। सबने उत्साह से तालियां बजाई और पैरों से जमीन थपथपाई। नेपोलियन इतना अभिभूत हुआ कि वह अपनी जगह से उठा और मेज के पास आकर अपना मग खाली करने से पहले मिस्टर विल्किंगटन के मग से टकराया। जब तालियों की गड़गड़ाहट कम हो गई तो नेपोलियन, जो अब तक अपने पैरों पर खड़ा था, बताया कि उसे भी 2 शब्द कहने हैं। नेपोलियन के पिछले भाषणों की तरह यह भी संक्षिप्त और प्रासंगिक था। उसने भी कहा कि उसे प्रसन्नता है कि गलतफहमियों का युग अब समाप्त हो गया है। लंबे अरसे तक अफवाहें फैलाई जाती रहीं। उसके पास ये मानने के कारण है कि अफवाहें किसी शत्रु द्वारा फैलाई गईं। खुद उसके और उसके साथियों का दृष्टिकोण कुछ विनाशकारी और यहाँ तक कि क्रांतिकारी हो रहा है। उन पर आरोप लगाया गया कि वे पड़ोसियों के बाड़ों पर पशुओं के बीच बगावत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी सच्चाई से परे नहीं हो सकता। उनकी इकलौती इच्छा है कि वे शांति से रहें और अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य कारोबारी रवैया बनाए रखें। उसने आगे कहा कि ये बाड़ा, जिसके नियंत्रण के लिए उसे सम्मान मिला है, एक सहकारी उद्यम है। इसके स्वामित्व के कागजात जो उसके खुद के कब्जे में हैं, सुअरों की संयुक्त संपत्ति है। उसने कहा कि वह नहीं मानता कि पुराने संदेहों में से अब कोई बाकी है। अलबत्ता बाड़े के रूटीन में हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इनसे आपसी विश्वास को और बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। अब तक बाड़े में एक मूर्खतापूर्ण परंपरा चली आ रही थी कि पशु एक दूसरे को कॉमरेड कहकर संबोधित करते थे। इसे समाप्त किया जाना है। एक और अजीब सी परंपरा चली आ रही थी जिसके बारे में पता नहीं वह कैसे शुरू हुई कि हर रविवार को सुबह बगीचे में एक मस्तूल पर कीलों से ठुकी हुई एक सुअर की खोपड़ी के आगे मार्च करते हुए सब गुजरते थे। इसे भी खत्म किया जा रहा है। खोपड़ी को पहले ही जमीन में गाड़ दिया गया है। उसके मेहमानों ने एक चबूतरे पर लहराता हरा झंडा भी देखा होगा। यदि देखा हो तो उन्होंने शायद ये भी नोट किया होगा कि पहले इस पर जो सफेद सुम और सींग पेंट किए हुए थे, उन्हें मिटा दिया गया है। अब ये सिर्फ सादा हरा झंडा होगा। उसने कहा कि मिस्टर विल्किंगटन के शानदार और पड़ोसी भाव से दिए गए भाषण के बारे में एक ही इतराज है। मिस्टर विल्किंगटन ने लगातार पशु बाड़े या एनिमल फार्म का जिक्र किया है। वह इस बात को नहीं जानता था क्योंकि वह नेपोलियन अब पहली बार घोषणा कर रहा है कि इसका नाम पशु बाड़ा एनिमल फार्म समाप्त कर दिया गया है। अब बाड़े को मैनर फार्म के नाम से ही माना जाएगा। उसे विश्वास है कि यही इसका सही और मूल नाम है। सज्जनों, नेपोलियन ने अपनी बात खत्म की। मैं आपको पहले की तरह टोस्ट दूंगा, लेकिन अलग तरीके से। अपने गिलास लबालब भर लीजिए। सज्जनों, ये रहा मेरा टोस्ट मैनर फार्म की समृद्धि के लिए। पहले की तरह दिल खोल कर तालियां बजाई गई और मग आखिरी बूंद तक खाली कर दिए गए। लेकिन जब वहां से पशु इस दृश्य को देख रहे थे तो उन्हें लगा कोई आश्चर्यजनक घटना घट रही है। चेहरों को सूअरों के कुछ हो रहा था। क्लोवर की धुंधली नजरें एक चेहरे से दूसरे पर टिकती रहीं। किसी के चेहरे पर 5 छुट्टियां थी तो किसी के चेहरे पर 4 और किसी के 3। लेकिन ये क्या था जो पिघलता और बदलता लग रहा था? तभी जब वाहवाही का शोर थम गया तो सब ने अपने अपने पत्ते उठाए और जो खेल रुक गया था उसे फिर शुरू कर दिया। पशु चुपचाप सरक कर चले गए, लेकिन वे अभी 20 गज दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक रुक गए। फार्म हाउस से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वे वापस दौड़े और फिर से खिड़की से झांक कर देखने लगे। हाँ, अंदर भीषण लड़ाई चल रही थी। शोर शराबा, मेज पर थपथपाहट, तेज शंकालू निगाहें, हिंसक इंकार चल रहे थे। इस सारी मुश्किल की जड़ शायद ये थी कि नेपोलियन और मिस्टर विल्किंगटन दोनों ने एक ही साथ हुक्म का इक्का चला दिया। बाहर आवाजें गुस्से में चिल्ला रही थी और सारी आवाजें एक सी थी। कोई सवाल नहीं कि सूअरों के चेहरों को अब क्या हो गया था। बाहर खड़े प्राणी कभी सूअर को देखते, कभी आदमी को, फिर आदमी से सूअर को। लेकिन अब ये कहना असंभव हो चुका था कि कौन सा चेहरा किसका है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है ये बहुत ही रोचक, बहुत गहरे मतलब वाला
नॉवेल एनिमल फार्म। और यहीं समाप्त होती है हमारी आज की मुलाकात भी। मैं जल्द ही आपसे मिलने पहुंचूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये उपन्यास सुनने में उतना ही मजा आए जितना कि मुझे इसे आपको सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने में आया। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।